अस्सलाम वालेकुम। जो यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहली आउटलाइन है आपके फिजियोलॉजी की, दैट इज अंडर द टॉपिक ऑफ सेल बायोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी के अंदर उसने जो है तकरीबन गाइटन से 4 चैप्टर्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गाइटन के अंदर मौजूद नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करें कि यूएचएस ना हर साल ना अपने सिलेबस के अंदर अपनी रेफरेंस बुक्स साथ लिखता होता था। ठीक है, लेकिन इस साल जो यूएचएस है उसने अपनी रेफरेंस बुक्स नहीं लिखी। अच्छा, इसमें ये भी बात नोट करने की है कि पिछले सालों में जो रेफरेंस बुक होती थी ना यूएचएस की, जो लिख के यूएचएस देता था, जो पिछले साल का सिलेबस है उसमें उसमें वो स्नेल्स के लिए एनाटॉमी देता था। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के लिए वो लिपिनकोड हार्पर लिखता था, लेकिन फिजियोलॉजी के लिए वो कोई बुक मेंशन नहीं करता था। बाकियों के लिए, फार्मा के लिए कैटसन और पैथो के लिए रॉबिन्स भी वो लिखता था। ठीक है, लेकिन इस साल उसने कोई रेफरेंस बुक्स अपना जो नया सिलेबस है उसमें नहीं लिखी। ठीक है, अच्छा, और फिजियो के लिए तो वो वैसे पहले मेंशन करता भी नहीं था ना। अच्छा, पहली आउटलाइन देखो, वो है डिफाइन होम्योस्टेसिस। अच्छा, ये गाइडन बिल्कुल तारीफ मौजूद है, ये आपने करनी है, वाइवे के लिए इंपॉर्टेंट है। गाइडन का पेज नंबर 4 है। ठीक है, इधर से आप लोग करेंगे, ये डेफिनेशन इधर मौजूद है कि होम्योस्टेसिस टू डिस्क्राइब द मेंटेनेंस ऑफ द नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। ये इटैलिक डेफिनेशन आपने एज इट इज याद कर लेनी है, वाइवे में आपसे पूछ लेगा तो आप तक सुना सकें। ठीक है, इस टॉपिक से ना आपने सिर्फ इतना करना है इधर से अभी। अच्छा, फिर उसके बाद अगला है कि एक्सप्लेन द कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ बॉडी गिविंग एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छा, इसके लिए जी आप लोग आ जाएं इधर। ठीक है, ये गाइडन का है पेज नंबर 7। इसमें ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम टॉपिक जो है ना ये आपने पूरा कर लेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम भी हो जाएगा आपका। अच्छा, आगे आउटलाइन जो है, आगे जो हम देखेंगे तो उसमें पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, ये भी सारा होगा, तो ये यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। ठीक है, अच्छा, एंड तक ही ले जाना है इसको। अच्छा, फिर उसके बाद अगला सवाल वो देता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। ठीक है, अच्छा, ये जो है आपने करना है इधर से पीछे आप लोग आएंगे दोबारा पेज नंबर 4 के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा, लेकिन ना ये जो डिफरेंस है ना, इसके बारे में बता दूं कि एमसीक्यू ना इधर से जरूरी नहीं कि सारे एमसीक्यू आपका इधर से कवर हो। तो ये कैसे कवर होगा, ऑलमोस्ट पूरी गाइडन है, हर जगह इंटरसेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, कहीं ना कहीं बात चल ही रही होती है। तो जो इसके डिफरेंसेस हैं उसने डिफरेंशिएट बेसिकली करने को कहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो है ना ये टॉपिक एज इट इज गाइडन में मौजूद नहीं है, गाइडन में मौजूद है, लेकिन ये काफ़ी स्कैटर्ड है। ठीक है, और रेफरेंस बुक चूंकि यूएचएस पहले भी गाइडन मेंशन नहीं करता था, अब भी उसने गाइडन मेंशन नहीं की। पहले भी जो उसकी आउटलाइंस है काफ़ी सारी, अभी हम देखेंगे आगे चल करके कुछ आउटलाइंस हैं जो गाइडेंस हमें बाहर मिलेंगी। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि वो भी कैसे करनी है आपने। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा, जैसे भी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखा देता हूँ टॉपिक। जैसे अभी ये देखो, ये चैप्टर 4 है। ठीक है, इसके अंदर ये देखो, ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड की कंपार्टमेंटाइजेशन हुई हुई है। ठीक है, तो आपके सामने है पूरी, जाहिर सी बात है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारा जो है ना, या तो आप एक पूरी गाइडन छान लें एक दफ़ा, या कुछ इस तरह का कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद है कि एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स विद एग्जांपल। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो उसमें आ जाएगा। अच्छा, जो अभी कंट्रोल सिस्टम वाला टॉपिक था उसी में ये फीड फॉरवर्ड, फीड एडेप्टिव कंट्रोल, ये आ जाएगा। अच्छा, इसका डिफरेंस ना कभी कभार वाईवी के अंदर पूछ लेते हैं, तो वो गाइडन में से ही आपने इसका एक डिफरेंस बना लेना है। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये एंड पे आखिरी टॉपिक है ये आपका। ठीक है, फीड फॉरवर्ड एंड एडेप्टिव कंट्रोल, इसका डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। अच्छा, कहोगे तो डिफरेंस आपको बना के दे भी देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आगे देखो कि डिफाइन नॉर्मल टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ से ना ये डायरेक्ट अब देखो पहले चैप्टर से आते आते ना डायरेक्ट चैप्टर 74 में ये पहुंच गया है। ठीक है, तो हम भी चलते हैं चैप्टर 74 में। अच्छा, वो कह रहे हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का बताना है, हीट प्रोडक्शन का बताना है, हीट लॉस का बताना है, टेम्परेचर की रेगुलेशन कैसे होती है, उसमें हाइपोथैलेमस का रोल क्या है, फिर उसके बाद एबनॉर्मेलिटीज बतानी है टेम्परेचर रेगुलेशन। ये चैप्टर पूरा ही है। ठीक है, चैप्टर 74 आप लोगों ने पूरा कर लेना है, गाइडेंस से आप लोग करना है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें छोड़ भी सकते हैं जो आउटलाइन में मेंशन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि यूएचएस गाइडेंस का पाबंद नहीं है। ठीक है, वो चीज़ वही देता है जो उसने आउटलाइन के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, और वो चीज़ वो देता है, सही है, उसी में से ही एमसीक्यू आते हैं, उसी में से सवाल आते हैं। तो ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, इसको एमसीक्यूज के हिसाब से आपने तैयार करना है। ठीक है, 3-4 दफ़ा इसे आप रीड करेंगे तो ये जो है आपका अच्छा हो जाएगा एमसीक्यूज के लिए, सही है। अच्छा, पॉइंट्स हैं वो आपने करने को नोट करवा दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, चैप्टर 74 से हम वापस जंप करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में जी पेज नंबर 15 है। ठीक है, शुरू से स्टार्ट नहीं करना, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करना। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को उसमें पढ़ने के लिए हमें क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स बता दो मुझे। ठीक है, उन प्रोटीन के फंक्शंस बता दो और ग्लाइकोकैलिक्स बता दो। ग्लाइकोकैलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ये देखो, ये प्रोटीन्स दी हुई हैं उसकी। ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है और उसके फंक्शन वगैरह हैं। ठीक है, प्रोटीन्स के ऑब्वियसली नाम भी लिखे होंगे। लिपिड्स उसने नहीं कहा इधर करने के लिए, लिपिड्स आप छोड़ सकते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री में हो गए हैं। ठीक है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कि एनलिस्ट मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। अच्छा, तो गाइटन ने ना ऐसा कोई टॉपिक नहीं दिया कि जिसमें वो बताए कि ये जो है मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज हैं, ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज हैं। ठीक है, यूएचएस की आउटलाइन एक अलग है। अच्छा, अब ऑर्गेनेलिज काफ़ी सारी, पूरी गाइटन हम पढ़ते हैं ना, तो काफ़ी सारी ऑर्गेनेलिज मेंशन है। जिस तरह आपको भी पता है कि आप लोग एफएससी से होकर आए हो, आप डिफरेंट ऑर्गेनेलिज सारी सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ते, कुछ स्कैटर्ड होती हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी एमसीक्यू आ ही जाते हैं, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, अच्छा, तो अब बच्चों सीन ये है कि एक लिस्ट वगैरह की ज़रूरत है कि पूरी गाइडन में से हम एक लिस्ट बना लें कि जी ये मेम्ब्रेनस है, ये नॉन मेम्ब्रेनस है। अच्छा, मेम्ब्रेनस की भी आगे फर्दर डिवीजन होती है, सिंगल मेम्ब्रेनस है,
डबल मेम्ब्रेनस हैं, ठीक है, ये कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद एनलिस्ट द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, अगेन ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक गाइटन ने नहीं मेंशन किया, लेकिन यूएचएस की आउटलाइन है, तो इसकी भी हम एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि जो है ना कौन सी ऑर्गेनेल सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, कौन सी नहीं है, सारा ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है जो ऑर्गेनेल सेल्फ रेप्लिकेटिंग होंगी वो ठीक है, जो नहीं होंगी उनको साइड पे करेंगे हम। अच्छा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन द फंक्शंस ऑफ द स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, गाइटन ने जो है ना इसके फंक्शंस दिए हुए हैं स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमें इधर ये स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो उसकी सिर्फ थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी बताइए, फंक्शन इसके आगे हैं, वो मैं आपको एंडोसाइटोसिस के साथ दिखाता हूँ इनके फंक्शन ना। अच्छा, फिर उसके बाद आगे वो हमें कहता है कि फंक्शंस के बारे में हमने बात कर ली, फिर वो आगे हमें कहता है कि फंक्शंस ऑफ गोल्गी अपरेटस, ये भी मैं आपको एंडोसाइटोसिस के साथ दिखाता हूँ। फिर एनलिस्ट द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है, वो एंजाइम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जरा देखना कि मतलब एक से ज्यादा एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स की। अच्छा, अब अगर लाइसोसोम के अंदर हम आते हैं ना, तो वो लाइसोसोम्स के अंदर लिखता है कि इसमें हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है, हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अच्छा, कौन कौन सी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं? आप जानते हो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हाइड्रोलेसिस होती हैं, ठीक है, वो एक ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है, वो उसका नाम नहीं लिखता कि कौन कौन सी हाइड्रोलेसिस हैं, जबकि ये आउटलाइन हमें मेंशन करती है कि हमें सारी एंजाइम्स के नाम एनलिस्ट करने हैं, लिखने हैं उनके बारे में। वो हमसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है एंजाइम, कौन सा नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके बारे में भी हम आगे तफसील से भी बात करते हैं कि इसका हल क्या है। फिर उसके बाद एंजाइम्स ऑफ पैरोक्सिसोम्स, ठीक है, पैरोक्सिसोम्स में वो सिर्फ एक बात करेगा आपके सामने यहाँ पर कि जो है इसमें ऑक्सीडेजेस होती हैं, ठीक है, रादर देन हाइड्रोलेसिस, ठीक है, और उसमें एक एंजाइम का नाम देता है कैटालेस का, ठीक है, और दूसरा जो है अनदर ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट इन पैरोक्सिसोम, ठीक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करता है वो, ठीक है, ये दो नाम वो लिखता है गाइटन। अच्छा, फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं, फिर वो आगे में कहता है कि साइटोस्केलेटन के बारे में आप पढ़ो, ठीक है, सिक्रेटरी वेसिकल माइटोकॉन्ड्रिया वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये साइटोस्केलेटन के बारे में आप यहाँ से, ठीक है, ये कर लेंगे। फिर न्यूक्लियस उसने मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो नो नीड ऑफ गाइडन फॉर दैट, एनिमल सेल ये कुछ नहीं उसने कहा करने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद फंक्शनल सिस्टम ऑफ सेल्स में ये टॉपिक हमें करना है, ठीक है। ये एंडोसाइटोसिस के बारे में वो हमें करने के लिए कहता है, यहाँ पे एंडोसाइटोसिस और मैकेनिज्म पूछते हैं हमसे पाइनोसाइटोसिस का, ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं आगे, ठीक है, ये एंडोसाइटोसिस आ गया सारा, ठीक है। फेगोसाइटोसिस आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उसने बात नहीं की हुई, लेकिन वो जो है ना हमसे एंडोसाइटोसिस की टाइप्स के बारे में पूछता है, तो आप इसको हल्का सा एक रीड दे सकते हैं एज अ साइड टॉपिक। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से पाइनोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहीं पर ही हम सारे फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स देखेंगे, यहीं पर ही हम गोल्जी का फंक्शन भी देख लेंगे। तो यहाँ पर ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, गोल्जी का फंक्शन भी दिया हुआ है, ईआर का फंक्शन भी यहीं से हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अच्छा, तो ये सारा हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया वो हमें करने को नहीं कहता, तो वी कैन स्किप द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यहाँ से सवाल नहीं आने वाला। अच्छा, उसके बाद क्योंकि वो हमें बात कर रहा था स्टार्ट में साइटोस्केलेटन के बारे में, तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि साइटोस्केलेटन इज समहाउ लिंक्ड, कैसे लिंक्ड है विद सीलिया एंड फ्लैजेला, आप लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये थोड़ा मूवमेंट्स को आप एक दफ़ा रीड देंगे कि उसको लिंक करके अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको टैकल करने के काबिल हों। अच्छा, फिर उसके बाद अगला है कि क्लासिफाइड डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, हमें डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की स्टडी करनी है। अच्छा, अब भैया जी डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स आप लोग करेंगे चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 के अंदर उसने सारे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, प्लस पूरी गाइडन में मुख्तलिफ जगहों पे दिए हुए हैं, किडनी के अंदर है, रीनल फिजियोलॉजी आप पढ़ते हैं, सीवीएस पढ़ते हैं, रेस्पो के अंदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म उसने दिए हुए हैं, नहीं बथेरे हैं, ठीक है, लेकिन मेन जो है वो चैप्टर 4 के अंदर है। अच्छा, क्योंकि प्रोसेस कहीं ना कहीं एक्सप्लेन हो रहा होता है, चीज़ें डिफ्यूज करना है, मूव करना है, बॉडी के अंदर न्यूट्रंस की ट्रांसमिशन होनी है। तो अच्छा, उसने कहा है कि क्लासिफाई कर दो पहले ना मैकेनिज्म्स को, तो क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई प्रॉपर ना, एक जैसे क्लासिफिकेशन होती है, टेबल बना हुआ होता है, चार्ट होता है कि भाई ये पहले ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ये है, ब्रॉडली ऐसे डिवाइड हो रहे हैं, फिर ये आगे ऐसे डिवाइड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक टेबल बनाने की जरूरत है, बना लेते हैं, बनवा देते हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं कंपेयर द कंपोजिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अच्छा, इसमें अब आप लोग ये है आपके पास सारा, ठीक है, तो इसमें यू कैन स्किप थिंग्स, आप लोग सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को याद रख सकते हो, उसकी वैल्यूज रटा लगा लो, बाकी यू कैन स्किप इट आउट, ठीक है, बाकी आपका काम का नहीं है। फिर आगे वो कहता है कि डिफाइन एंड लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, ये जो टेबल है ना ये इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर के लिए कंप्लीट है वैसे, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम पर भी बात हो सकती है, बाकी चीज़ों पर भी बात हो सकती है, ठीक है, लेकिन इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। जब आप इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का डिफरेंस तैयार कर रहे हो तो सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड की वैल्यू लाजमी याद कर लें, ठीक है, बाकी की वैल्यू यू कैन स्किप, इनकी वैल्यू को स्पेशली लिख रहा है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यूएचएस जो है ना मैक्सिमम चांस इस चीज़ का होता है, जो यूएचएस ने लिखा है ना अपनी आउटलाइन में वो सवाल उसमें से देता है, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम चलते हैं कि वो हमें क्या करने को कह रहा है कि डिफाइन लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की टाइप्स को लिस्ट करने के लिए कह रहा है, ये सारी डिफ्यूजन आ गई हमारे पास, ठीक है, ये सारा डिफ्यूजन है। अच्छा, फिर उसके बाद वो हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का कहता है, ठीक है, वोल्टेज एंड लाइगेंड गेटेड चैनल्स, ये थोड़ा टॉपिक गाइडन में पहले आ रहा है, आउटलाइन इधर बाद में लिखी हुई है, तो ये गेटिंग्स और वोल्टेज गेटेड चैनल्स ये सारा। फिर उसके बाद ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शुरू हो जाती है कहानी हमारे पास, ठीक है, ये भी आउटलाइन में मेंशन्ड है, उसके फैक्टर्स आ गए।
अच्छा, फिर प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में वो बात करता है, वो भी इधर मेंशन्ड है, ठीक है। ये चीज़ गाइड में लिखी हुई है, ठीक है। ऑस्मोसिस यू कैन स्किप क्योंकि वो उसने मेंशन नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये चीज़ें यहाँ तक होगी। फिर उसके बाद आ जाता है सोडियम एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। इसकी बात बाद में करते हैं, ये बहुत स्कैटर्ड टॉपिक है। डिस्कस द फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। हाँ, ये सोडियम पोटेशियम पंप के साथ जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, ऑस्मोसिस आप जो है ना एज, क्योंकि उसने क्लासिफिकेशन ऑफ उसकी बात की, तो आप थोड़ा बहुत इसका आइडिया लेने के लिए इसको हल्का सा रीड कर सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये हो गया, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये हो गया, साथ इसका काउंटर ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें भी हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद ना यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप दिया हुआ था, इसका रोल इन सेल वॉल्यूम ये आ गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोजेनिक नेचर, ठीक है, और कैल्शियम आयन ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब आगे सोडियम एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। अच्छा भाई, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स ना बहुत स्कैटर्ड हैं। पोटेशियम चैनल के आपको जैसे फ्लोरोक्विनोलोल्स हो गए, वो आपको ईसीजी वगैरह के अंदर यानी स्कैटर्ड हैं, काफ़ी हर जगह लिखे हुए हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे। फिर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आपको प्रोकेन, टेट्राकेन, कोकेन, यार ये याद कर ले, बड़ा अच्छा है। कोकेन समझते हो ना, कोकेन, कोकेन भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। प्रोकेन, कोकेन, टेट्राकेन, तो ये इस तरह से याद कर लो। अच्छा, फिर उसके बाद पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये स्कैटर्ड है, ईसीजी वगैरह के अंदर हम देख लेते होते हैं। अच्छा, तो ये सीन हो गया हमारे पास। इसे मैं बता लिस्ट भी करवा देता हूँ जो टॉपिक नहीं थे। अच्छा, हम लोग कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं, हमने कंट्रोल सिस्टम कर लिया, ठीक है, ये हमने देख लिया। अच्छा हाँ, ये इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का डिफरेंस आपको मैंने बताना था, ये ज़रा देख लो, ठीक है। ये आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, या इधर से ही करना है तो आप इधर से भी कर सकते हो, अनरेबल से ही ना। अच्छा, अब ये देखो, जैसे ये है इसकी पीएच वैल्यूज़ का डिफरेंस और लाइक दैट, ये चीज़ें मेंशन नहीं थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये फीड फॉरवर्ड एडाप्टिव कंट्रोल का डिफरेंस आप कर सकते हो। अच्छा, उसमें ना चैप्टर 74 में जो मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने कहा था कि चीज़ें ना एमसीक्यूज़ के हिसाब से करनी है। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स वाला टॉपिक था ना पूरा, वो ये ऐसे एज इट इज़ लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद ना आप इस तरह टेबल बना सकते हो, ठीक है। एमसीक्यू इसी टेबल में से आएगा, ठीक है। जो एमसीक्यूज़ वाली चीज़ें हैं ना, वो इधर मेंशन है, ठीक है, और जो कंसेप्ट भी आना है ना एमसीक्यू का, वो भी इधर मेंशन है। अच्छा, फिर ये सारी चैप्टर 74 की चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस वाला सिस्टम था, ठीक है, उसके अंदर से भी इधर से सवाल आना है, ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। वो सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी हुई हैं ऊपर, ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक्स। फिर उसके बाद आप ये इस तरह का टेबल बना सकते हैं, ठीक है। टेबल जो है इसी में से एमसीक्यू आएंगे, इसी का चाहो स्क्रीनशॉट भी ले लो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हाइपोथैलेमस वाली चीज़ें कि हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है। अच्छा, इसमें जो कंसेप्ट है ना आप, वो इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, थर्मोजेनेसिस वाला, ठीक है। उसको आपने ऐसे फ्लो चार्ट की शक्ल में याद रखना है, ठीक है, एक कहानी बना के याद रखना है इस चीज़ को। अच्छा, और ये देखो, ये कंसेप्ट है, ठीक है आपका, तो इस कंसेप्ट को याद रखना है, सवाल इन कंसेप्ट्स में से पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये ब्राउन फैट्स वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नियोनेट्स वाला। फिर उसके बाद अच्छा, ये साथ साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ऊपर मार्किंग हुई है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट, आप ये लिख सकते हो अगर गाइडेंस से कर रहे हो तो। अच्छा, फिर उसका है सेट पॉइंट आ गया। अच्छा, ये शिवरिंग का कंसेप्ट, ये इधर से आप लोग करो, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल हाइपोथैलेमस का ये इन्वॉल्व है, ठीक है, इसी में से एमसीक्यू आ जाएगा, कंसेप्ट भी इसी में से बनता है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, हमने ये कर लिया, गाइडन का चैप्टर 74 है ये सारा ना। अच्छा, ये चीज़ें ना एक्स्ट्रा साथ साथ बनी हुई है ताकि ना आप इसको जल्दी रिवाइज कर सकें और आपको पता हो कि एमसीक्यू किस चीज़ में से आना है। एमसीक्यू इन डब्बों में से आना है, ठीक है, डब्बों वाली इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि एमसीक्यू हर चीज़ पुठी चीज़ उठ के एमसीक्यू में नहीं आती। अच्छा, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हमने कर लिया था, ठीक है। हाँ, फिर हमने देखना था कि जो है ना, हम इंजाइम्स जो है उनके बारे में हमने बात करनी थी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि हाइड्रोलिसिस के बारे में उसने लिखा था लाइसोसोम ने ना, सिर्फ कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वो कौन-कौन सी हैं उनके अंदर प्रोटीएसेस हैं, लाइपेसेस हैं, अमाइलेसेस हैं, न्यूक्लियेसेस हैं, ग्लाइकोसाइडेसेस हैं और कोलेजिनेसेस हैं, ठीक है। तो ये भाई जी ये अहम है, ठीक है, ये आपने करना है। फिर उसके बाद पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेज और कैटालेज वो लिखता है, गाइटिन लिखती है। अच्छा, और भी होती हैं इनके अंदर, यूरेट ऑक्सीडेज होती है, गाइटिन में लिखी हुई, आगे लिखी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, एक बुक है जेपी, उसके अंदर ये मेंशन है। अच्छा, वहाँ से भी चीज़ें आ जाती हैं, गाइड की काफ़ी सारी आउटलाइन उधर से, वो आगे जब हम आउटलाइन स्टडी करेंगे ना, तब हमें पता लगेगा। अच्छा, फिर उसके बाद उसने कहा था कि स्टडी करो कि इनमें से कौन सी मेम्ब्रेनस है, कौन सी नॉन मेम्ब्रेनस है। अब देखो, ऑर्गेनेलीज ये सारी माइटोकॉन्ड्रियल, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेक्रेटरी वेसिकल्स, एंडोसोम्स, ठीक है, ईआर, गोल्जी, न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, ये। अच्छा, अब न्यूक्लियस था ना, जैसे न्यूक्लियस ने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया था, उसने न्यूक्लियस के बारे में सिर्फ ये पूछा था कि डबल मेम्ब्रेनस है, सिंगल मेम्ब्रेनस है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, जो भी है, तो ये सारा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस वाला चक्कर देख लिया। अच्छा, फिर उसके बाद रेप्लिकेटिंग, देखो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, पेरोक्सिसोम सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। भाई ये ध्यान रखना, आप लोग एंटीटेस्ट में पढ़ के आते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज, ठीक है, उसमें आप क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीज़ें पढ़ के आते हैं, ये ध्यान से इधर देख लो कि पेरोक्सिसोम भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग सेंट्रियोल्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, देख लो, ठीक है, अच्छे तरीके से। अच्छा, ये हो गया, टेबल हमने करवा दी अपने वादे के मुताबिक। ईआर आ गया हमारे पास, गोल्जी आ गया, पेरोक्सिसोम ये गाइडन में मेंशन्ड है, सारा का सारा एज इट इज। अच्छा, वाईवे के अंदर ना कभी पूछ लेता है अक्सर, लाइसोसोम पेरोक्सिसोम का डिफरेंस बताओ, ठीक है, तो चाहो तो गाइडेंस बना सकते हो, चाहो तो ये टेबल इधर से कर लो, ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद साइटोस्केलेटन गाइटन में मेंशन्ड है। अच्छा जी, फिर उसके बाद एंडोसाइटोसिस है, ठीक है, ये चीज़ें आ गई, ये उसका मैकेनिज्म है। अच्छा, ये क्लेरिथिन मेडिएटेड जो है ना एंडोसाइटोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी में से सवाल आएगा। अच्छा, ये वाइवा के अंदर आपसे पूछ सकता है। अच्छा, ये भी वाइवा के अंदर आपसे पूछ सकता है, वाइवा। अच्छा, फिर उसके बाद है अमीबाइड मूवमेंट्स। ये मैंने अभी आपको बताया ना कि सील और फ्लैजेला की जो मूवमेंट्स हैं वो किस रेफरेंस से हमने पढ़नी है, वो साइटोस्केलेटन के रेफरेंस से हमने पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, तो इसको आपने बस हल्का सा रीड देना है, ठीक है। अगर गाइडन में आपको लगे कि ज़्यादा लिखा हुआ है, ये है एक एडिशनल टॉपिक, ठीक है, तो आपने इसको यहाँ से कर लेना है। अच्छा, गाइडन वैसे में उसने खड़स मचाई हुई, हेडिंग्स वगैरह बनी हुई नहीं होती ना, तो चीज़ को याद रखने में थोड़ा मुश्किल होती है। अच्छा, फिर उसके बाद वो हमें क्या आ रहा था कि क्लासिफिकेशन टेबल बनाना है आपने सेलुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स का, ठीक है। तो उसने उसकी जो है ना कोई ऐसा एज सच वो नहीं दिया हुआ था, क्लासिफिकेशन गाइडन में नहीं बनी हुई। तो देखो, कैटेगरी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और वेजिकुलर स्पेशल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, तो ये अब देख लो, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये आ जाती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये आ जाती हैं, और आगे जो है वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट में ये आ जाती हैं। फिर आगे इनकी सब क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन को आगे हम इस तरह डिवाइड करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वैसे कैरियर मेडिएटेड होती है, ठीक है, ये आगे उनकी फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती हैं। अच्छा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट में। एंडोसाइटोसिस को आगे फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस में डिवाइड करते हैं। भैया एक तीसरी भी है, रिसेप्टर मेडिएटेड, याद रखना, ये भी गाइडन में मेंशन है, आगे कहीं पे मेंशन है, ठीक है, अगले चैप्टर्स में, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर रुक मत जाना, क्योंकि आप एफएससी में पाइनोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस पढ़ के आते हैं। फिर उसके बाद एग्जांपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसी में से सवाल आता है, ठीक है, इसी में से सवाल आता है। ये सोडियम हाइड्रोजन वाला जो है, ये तो भैया जी बहुत अहम है, ठीक है। और ये बायोकेमिस्ट्री में भी ये स्केलेट वन वाला, ठीक है, ये भी बात है, बायोकेम के अंदर भी आते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर का मैंने बताया था, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड आप लोग कर लें। अच्छा जी भाई साहब, फिर उसके बाद वोल्टेज गेटेड चैनल, ये सारा हो गया, ये सारा गाइडन में मेंशन था, ये हम देख चुके हैं वहाँ से, ठीक है। ऑस्मोसिस आपने थोड़ा सा उसी रेफरेंस से करना है, वो मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारी कोई चीज़ रह गई थी इसमें से, हाँ, हमारा क्या रह गया था, ये रह गया था सोडियम एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। ये बहुत ना स्कैटर्ड है। अब जैसे मैं देखो ना, एक बात बताऊँ, जैसे अब आप ये देखो, ये टेट्राइथाइल अमोनियम, ये हम नर्व फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ये मॉड्यूल 2 के सिलेबस में है, लेकिन जो है ना वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको रट्टा लगवाने की कोशिश की थी, प्रोकेन, टेट्राकेन, कोकेन लिख लेना, कोकेन वैसे पूछेगा नहीं, क्योंकि जो है ना गाइटन में या जेपी में या फिजियो की बुक्स के अंदर कोकेन मेंशन नहीं है। हाँ, कोकेन आपसे उसके अंदर पूछ सकता है जब आपका फार्मा का होगा इंटरलिंक ना, तो फार्मा वाली उसके अंदर लिखा हुआ भी है माइनस के अंदर ना। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों ये, अच्छा, ये अब डायूरेटिक्स हैं, जैसे ये देख लो, ठीक है। तो अब ये डायूरेटिक्स लिखी है रीनल फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब रीनल फिजियोलॉजी आप करो पहले सारी छानो, फिर आपको पता लगे कि भाई ये डायूरेटिक्स हैं, ये लूपी डायूरेटिक्स हैं, ठीक है, तो उन्हें इकट्ठा करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर ये जो है ना पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, फ्लोरोक्यूनोलोल्स, क्यूनिडीन, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये आपको, अच्छा, ये इरिथ्रोमाइसिन आपको ये ब्लॉक 3 में भी आएगा वहाँ पर ना, तो ये अहम है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। अच्छा, एक ना फिजियोलॉजिकल चैनल ब्लॉकर भी होता है, ठीक है, एक्यूट एसिडोसिस, ठीक है, ये पोटेशियम चैनल का जो है ना फंक्शन ब्लॉकर है। तो ये देख लो, ठीक है, इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इधर से ही करना चाहो तो इधर से कर लो, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट, ये हमारा जो है, हमने जो फर्स्ट उसका कोड है वो हमने कर लिया। टोटल 5 कोड हैं इस मॉड्यूल के अंदर, 6 कोड हैं सॉरी इस मॉड्यूल के अंदर ना, तो ये 5 हमने कर लिए हैं, ठीक है। फिर बाकी के लिए आगे हम देखते हैं इंशाल्लाह।